एक पूरा हफ्ता में रोची आपी के साथ साया की तरह रहा, लेकिन अफसोस की कोई खास बात ना हो सकी। उसके अगले हफ्ते अबू भी घर तशरीफ ले आए। घर में रौनक लौट आई और अब रोची आपी मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। मुझे उनकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। मेरी हालत किसी आशिक दिल शकिस्ता से कम न थी। दिल टूटने के बाद में भी तन्हाई में डूबा रहता था। कहते हैं कि मजलूम की दुआ जल्दी कबूल होती है। मैं भी खुद को मजलूम समझता था, जो अपनी बहन के रवैये का शिकार था। मेरी दुआ कबूल हो गई, अलबत्ता मुझे उसका इल्म थोड़ा देर से हुआ। एक दिन हम तीनों, मैं, अबू और रुचि आपी, बाजार गए। अबू और मैं सामने की सेट पर बैठे थे। अबू यूके में गाड़ी चलाते हैं और पाकिस्तान आकर भी शौक से ड्राइव करते हैं। रास्ते में अबू ने अचानक पूछा, और उषा बेटी, तुम भी गाड़ी चला सकती हो? रुचि आपी ने मुना बनाते हुए फौरन जवाब दिया, नहीं अबू, ये बॉडी बिल्डर तो मुझे बाथरूम में भी अकेले जाने नहीं देता। मैं गुस्से से बेग व्यू मिरर में उनकी तरफ देखने लगा। आज तक मुझे कुछ कहा ही नहीं था। मैं जवाब देने ही वाला था कि रोची आपी ने फौरन बात बदल दी। अबू, उसे कहीं कि मुझे ड्राइविंग सिखा दे। अबू ने भी उस बात की तायद की और फैसला हो गया कि मैं ही रोची आपी को गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। बस चंद दिन बाद, जब अबू और उम्मी घर पर मौजूद थे, रुचि आपी ने सबके सामने कहा, बॉडी बिल्डर, गाड़ी निकालो, मुझे सिखाओ कि ये कैसे चलती है। इस वक्त सर्दियां अपने उरोज पर थीं और धन भी खूब जोरों पर पड़ रही थी। मुझे रुचि आपी के प्रोग्राम का तो इल्म न था, लेकिन मैंने खतरे का इजहार कर दिया कि बाबर, बहुत धन है। रुचि मेरे पास खड़ी थी, दानत पेश कर हल्का सा बोली, बदतमीज। फिर ऊंची आवाज में कहने लगी, भाई, ये तो और भी अच्छा है, कोई देखेगा भी नहीं, ना ही ज्यादा रश होगा ग्राउंड वगैरह में। तब मेरे जहन में रोची आपी की पूरी स्कीम समझ आ गई। वाह, क्या जबान पाई है, जबरदस्त। खैर, मैंने गाड़ी निकाली। रुचि फ्रंट सीट पर बैठ गई। अब हम किसी सुनसान ग्राउंड की तलाश में थे। धुंध वाकई बहुत थी और सुनसान इलाकों में लोगों की आमदोरफत बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही एक खाली ग्राउंड मिला, हम दोनों अपनी अपनी सीटों पर बैठे और एक दूसरे से गले मिल लिए। पूरा रास्ता वो मेरी बेइज्जती करती रही थी कि छोटी छोटी बात भी मेरी समझ में नहीं आती, हर चीज समझानी पड़ती है। मैंने थोड़ा बहुत गाड़ी का तारुफ करवाया, गियर, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर, रेस के बारे में बताया। फिर पूरा पैटर्न समझाया कि कौन सी चीज पहले दबाई जाती है और कौन सी बाद में। रोची आपी ड्राइविंग सीट पर बैठे और मैं उनके साथ फ्रंट सीट पर। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, फिर कभी एक्सेलरेटर पहले दबाते तो कभी ब्रेक, और गाड़ी रख रख कर चलती रहती। लेकिन 5-7 कोशिशों के बाद वो गाड़ी को थोड़ा सा चलाने में कामयाब हो गई। उस वक्त मेरा ज्यादातर ध्यान रुचि आपी की ड्राइविंग पर कम और उनके साथ बैठने की खुशी पर ज्यादा था। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रही थी और ग्राउंड के एक किनारे पर ले आए। अब वापस मोड़ना था, जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उन्होंने ब्रेक मारी, मेरी तरफ देखा और कहा, कामी जाने, गाड़ी चलाना मुझे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी गोद में बैठकर सीखूं? मैं तो खुशी से पागल हो गया। फौरन दरवाजा खोला और दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रोची आपी थोड़ा उठे, स्टीयरिंग से चपकी रहीं और फिर आहिस्ता से मेरी गाद में बैठ गईं। मैंने उन्हें आराम से बैठाया और कहा, अब आहिस्ता आहिस्ता चलाओ, मैं सब कुछ बताता रहूंगा। उनकी कमर मेरे सीने से लगी हुई थी। उनकी खुशबू बहुत अच्छी थी और पूरा माहौल बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने अपने हाथ उनकी कमर पर हल्के से रखे ताकि वो मुतवाजिन रहे और गाड़ी चलाने में आसानी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता गियर बदलने और स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश कर रही थी और मैं उन्हें कदम बेकदम सिखा रहा था। थोड़ी देर बाद वो खुद ही गाड़ी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने लगे। मैंने गाड़ी का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। रुचि आपी को आराम से बिठाया और अपने हाथ उनके हाथों के ऊपर स्टीयरिंग पर रख दिए
ताकि वो आसानी से सीख सके। मैंने हल्के से उनके कंधों को सपोर्ट किया। रोची आपी भी आराम से बैठ गई और थोड़ी देर बाद हमने उसी हालत में गाड़ी चलाना जारी रखा। मैं तो ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ। हर बात पर हाँ जी कहता जा रहा था, जैसे वो कहते। थोड़ी देर बाद ग्राउंड में कुछ क्रिकेट खेलने वाले नौजवान आ गए। मैंने सोचा, अरे ये लोग पढ़ाई छोड़कर हर वक्त खेलते रहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या बनेगा? रोची आपी फौरन मेरी गोद से उठे और दूसरी फ्रंट सेट पर बैठ गई। उसके बाद हम दोनों बाजार चले गए। रोची आपी बाजार में ऐसे चल रही थी जैसे हम बहुत करीब और प्यार करने वाले हैं, हंसते, बात करते और मजे लेते हुए। मैं दिल में सोच रहा था कि आज उनके लिए कुछ खास खरीदना चाहिए, उनकी खुशी के लिए दुनिया की हर चीज कुर्बान कर दूं। इसलिए मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और हम पैदल घूमने लगे। ऐसे ही एक बड़ी लेडीज अंडरवियर की शॉप के सामने पहुंचे। रुचि आपी ने एक नजर शॉप पर डाली, फिर मुझ पर देखा और मुस्कुराकर बोली, बदतमीज। वो हिंसते हुए मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। मैं टोटे दिल के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। 5-7 शॉप्स छोड़कर वो मुझे एक अच्छी सी शॉप में ले गए। बाहर से मामूली लगती थी, मगर अंदर से बहुत बड़ी और अच्छी थी। अंदर आते ही रुचि आपी ने मुस्कुराकर कहा, जान जी, क्या खरीदूं? फिर वो आप ही कहते कहते रख गई। मैंने थोड़ा अटक कर कहा, आप जो मर्जी लें, मैं उदायगी कर दूंगा। अंदर कुछ दूसरे कस्टमर भी थे। मैं सबको देख रहा था कि कहीं कोई जानने वाला तो नहीं। रोची आपी 2-4 चीजें देखने के बाद एक खूबसूरत रेड कलर की चीज पसंद की, जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। खुद के लिए नहीं, रुचि आपी के लिए हर बात समझानी पड़ती है। रुचि मेरे करीब आई और आहिस्ता से बोली, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ जो कपड़ों के ऊपर से नजर ना आए। ज्यादातर मेरे पास सेकंड कलर के होते हैं, लेकिन अब मेरी जान मेरे साथ है, इसलिए उसकी पसंद पर ले रही हूँ। सच पूछें तो उस लम्हे में रुचि आपी मुझे अपनी बीवी की तरह नजर आ रही थी, मोहब्बत भरी शादी वाले अंदाज में। उनके साथ रहने में एक अजीब सा निशा था। वो हर पल मुझ पर मोहब्बतें निछावर करती जा रही थी और मैं खुशी से पागल था। खैर, रोची ने छिपाने के लिए एक बड़ी सी गर्म शाल खरीद ली और इसमें सब कुछ लपेट दिया। फिर हमने काफी पी और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मुझे कुछ हुआ। मैंने रोची का हाथ पकड़ा और कहा, रुचि। रोची ने जवाब देने के बजाय मुझे देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या कहना है। मैंने दिल की गहराई से कहा, आई लो यो। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई और वो बोली, नहीं, मैंने अभी नहीं देनी। मैं हैरान होकर बोला, वाबिस। वो मुस्कुराती रही। मैंने लंबा सा ओवा कहकर हंसना शुरू कर दिया। अब रोची आप ही बाकायदा मुझे छेड़ने लगे। लो बोलो, तुम क्या सोच रहे थे? क्या नहीं देनी, दिल माइंड? मैं हंसते हंसते पागल हो रहा था। सच पूछें तो मुझे भी समझ नहीं आबा रहा था कि क्या जवाब दूं या क्या पूछूं। रुचि आपी मुझसे कहीं ज्यादा मैच्योर थी। उन्हें सारे कोड वर्ड्स और दो मानी वाले जुमलों का इल्म था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों की तरह जो आपस में खुलकर बातें करती हैं और इंटरनेट से सब कुछ सीख लेती हैं। आज की लड़कियां वाकई होशियार और समझदार होती हैं। खैर, उसी छेड़छाड़ और हंसी मजाक में हम घर पहुंच गए। रुचि ने अबू को बताया, अबू, भाई ने बहुत अच्छा सिखाया। ड्राइविंग अब मुझे आ रही है। मैं दिल में सोच रहा था कि भाई को खुद तुमसे ट्यूशन लेने की जरूरत है बहना। उसके बाद रुचि ने पीकट से शाल थोड़ी सी बाहर निकाली और अम्मी अबू को दिखाकर बोली, ये भाई ने मुझे गिफ्ट की है। आमी अबू हम दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश हुए। खुशकिस्मती से उन्होंने ड्राइविंग की तफसीलात नहीं पूछे कि रोची आपी कहाँ बैठी थी या कैसे सिखाई। शायद वो जानबूझकर खामोश रहे ताकि कोई बात न बिगड़े। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हल्की फल्की बातचीत, गले मिलना और हंसी मजाक से ज्यादा कुछ न हुआ। मेरे अंदर एक लावा उबल रहा था।
कई बार सोचा कि कुछ कह दूं या कदम आगे बढ़ाऊं, मगर दिल न माना। ये टॉम एंड जेरी वाला खेल मुझे तो दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर में जल रहा था, सलग रहा था। रोची आपी की करबत ने मुझे पहले ही पागल कर रखा था। अब उस शद्दत में इजाफा हो रहा था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि वो रेड बरा पहनकर दिखाएं। वो बात को हल्के से मजाक में टाल गई। इससे मुझे दिल टूटा और मैं रोची आपी से कुछ फासला बनाने लगा। अक्सर घर से बाहर निकल जाता या अबू के साथ खेतों में चला जाता। रुचि आपी को नजरअंदाज करने लगा। उस बार मौसमी बुखार का शिकार पहले अबू हुए। फिर शायद उसी वजह से रुचि आपी को भी बुखार हो गया। जब रुचि बीमार पड़े तो मैं उनको कंपनी देने लगा। मैं बेगैरत तो नहीं कि जब मैं बीमार होता था तो वो मेरे लिए वार करती थी, और अब वो बीमार हैं तो मैं पीछे हट जाऊं। मुशरकी रवायात में तो बहन भाई एक दूसरे का साथ मरने तक नहीं छोड़ते। इसलिए मैं रौची आपी के पास आने जाने लगा। थर्मामीटर से बुखार चेक करता, सूप गर्म करके देता, चाय टेबल पर रख देता। रौची आपी बचियां तो नहीं थीं। उन्हें मेरे रवैये में तब्दीली का अंदाजा हो चुका था, मगर उन्होंने कोई छेड़छाड़ या मजाक नहीं किया। फिर एक रात अम्मी ने मुझसे कहा, सोने से पहले रुचि को एक बार दवाई याद दिला देना और यखनी पिलाना। अभी वो सो गई है, पता नहीं कब उठेगी। रात 9 बजे के बाद मैं किचन गया, यखनी गर्म किया, एक कप चाय बनाई और दवाई। यखनी और चाय लेकर रौची आपी के कमरे में चला गया। उनका चेहरा बुखार की वजह से लाल सर्ख था। मेरी आमद का उन्हें पता चल चुका था। मैंने चीजें टेबल पर रखें, खुद बेड से कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठ गया और चाय पीने लगा। कामी, रुचि आपी ने आवाज दी। मैं फौरन उनके बेड के पास चला गया। जी आपी, मैंने जवाब दिया। मेरा जगर मुझसे नाराज है? उनकी आवाज कमजोर थी। मैं उनकी तरफ झुका हुआ था और वहीं से बोला, नहीं रौची आपी, मैं भला नाराज कैसे हो सकता हूँ? तो फिर मेरे कंबल में क्यों नहीं आते? क्यों मेरी रूह को मेरे जिस्म से दौर कर दिया है? ये कहते हुए उन्होंने अपने ऊपर पड़ा कंबल थोड़ा सा उठा दिया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैं पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगा कि रुचि आपी की आवाज फिर आई। अभी मैंने फौरन लाइट ऑफ कर दी और रुचि आपी की तरफ बढ़ा। अभी बेड पर उनकी तरफ कमर करके बैठा ही था कि उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं चुपचाप उनके बस्तर में घुस गया। अंदर से कंबल गर्म था, जैसे बुखार की वजह से जिस्म तप रहा हो। मैं सैयदा लेट गया। रोची आपी ने पहले मेरे कंधे के पास सर रखा, फिर मेरा बाजू खींचकर उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर लिया। भाई लोग तो ईसार और कुर्बानी के पेकर होते हैं, बहन की छोटी मोटी ख्वाहिशात टाल नहीं सकते। इसलिए मैंने अपना एक बाजू फैला दिया। रोची आपी मेरे बाजू पर सिर रखकर सीने से लग गई। कुछ देर हम ऐसे ही पड़े रहे। हल्की फल्की बातें हुई। तबीयत कैसे है, मौसम कैसा चल रहा है, बुखार कितना है। फिर रोची आपी उठे और बोले, अपनी शर्ट उतारो ना। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, क्यों? मुझे तुम्हारे से लगकर लेटना है कुछ देर। मैंने फौरन शर्ट उतार दी। वैसे भी बुखार में गर्म जिस्म को ठंडक चाहिए थी। अब हम दोनों एक दूसरे से लगकर लेटे थे। माहौल ऐसा था कि बाहर से देखने वाला सोचेगा, वाह, बहन भाइयों में कितना प्यार है। कहाँ तक सुनाओ जुल्म की दास्तानें, रुचि आपी की आवाज कानपती हुई, बिल्कुल आहिस्ता सी आई। मेरी जान, मैंने बस हम कहकर जवाब दाया। उनकी आवाज और रूप मुझे किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ये लम्हे बहुत नाजुक थे, न कोई जल्दी न कोई जोर, बस एक दूसरे की गर्मी और धड़कनों का एहसास।